फ्रेंड्स, आज मैं आपको डेमोस्ट्रेट करने वाला हूं कि एक नैरो रिज के अंदर कैसे हम रिज स्प्लिट करें और एक पतला इम्प्लांट लगाने की बजाय मोटा इम्प्लांट लगाएं। क्योंकि पतला इम्प्लांट लगाने से ओवरऑल सरफेस एरिया घट जाता है और लंबा इम्प्लांट और पतला लगाना कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर आप रिलेटिवली पतला इम्प्लांट लगाए हो और उसका सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करो तो वो पाई आर स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है मैथमेटिक्स में, और लेकिन डायमीटर अगर बढ़ता है तो उसका सरफेस एरिया अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पाई आर क्यूब के हिसाब से। तो 3 गुणा 10 mm डायमीटर का इम्प्लांट लगाया अगर आपने है और उसकी बजाय आपने 4 गुणा 6 mm लेंथ का इम्प्लांट लगाया है, तो कौन सा बेटर है मेरा सवाल है। क्योंकि ओवरऑल सरफेस एरिया ऑफ इम्प्लांट एंड इंटीग्रेशन ऑफ दैट इम्प्लांट टू द बोन इज द मेन फैक्टर। इसका जो स्पीड है वो 500 आरपीएम और 30 न्यूटन सेंटीमीटर के आसपास। तो जो हमारा मेन बात था, क्या बात था कि भाई इम्प्लांट के सरफेस पे ज़्यादा से ज़्यादा मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स आए। वो स्टेम सेल हैं कहाँ? वो मेडुलरी कंपोनेंट ऑफ स्पॉन्जियोसा ऑफ बोन में है। तो वो सारी की सारी अगर मैं पेरिफेरी पे पुश कर रहा हूँ तो अधिक से अधिक न्यू बोन बनाने वाले, इंटीग्रेशन कराने वाले जो प्लेयर्स हैं वो इम्प्लांट के सरफेस पर रिक्रूट हो गए। वेरी वंडरफुल। और बोन मटेरियल भी मैंने पेरिफेरी पे पुश किया तो उसको डेंस बना दिया। एक बात तो ये हो गई। तो बोन इम्प्लांट कॉन्टैक्ट, जिसको BIC बोलते हैं, वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जब वो बढ़ने की संभावना जनरेट हुई तो इससे बेहतर एंकरेज, इंटीग्रेशन होने के चांस बने। खाई खुद गई ना बोन के अंदर, यही हुआ ना। ये खाई का क्या होगा फिर अल्टीमेटली इम्प्लांट लगाने के बाद? फिर वहाँ ब्लड आएगा, कैलस बनेगा, कैल्सिफिकेशन होगा, नई हड्डी बनेगी। तो ये हड्डी बेटर है या वो जीनोग्राफ्ट लगा दे? बोवाइन मतलब कैटल मतलब भैंस या गाय, भैंस और गाय में से भी गाय। Flap. I am going to demonstrate a ridge split technique in case of atrophied arch. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिलीज इंसिजन्स भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये थोड़ा बेटर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। हाथ को भी थोड़ा सा हम पैलेटली रहेंगे। अब यहाँ पे एक हम वर्टिकल स्प्लिट दे सकते हैं बोन में। हम वर्टिकल स्प्लिट दे सकते हैं। बोन इज ईजियर देन दिस मॉडल बिकॉज दैट इज मच सॉफ्टर एंड रेजिलियंट मटेरियल। तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है बेटा? Splitting the two cortices and making initial drilling, then I am going to insert this osteotome and expander. ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम 2 osteotome एक साथ डाल रहे हैं? देखो, हम अगर ये दोनों को एक साथ डालते हैं दैट इज इवन बेटर। ठीक है, क्यों बेटर है? देखो, अब बोन में तो आप बिल्कुल क्लिनिकली तो एकदम एहसास कर सकते हैं इस बात का। देखो, इधर से दिखा है कुछ गैप आया बीच में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक एक करके निकाल सकते हैं। यू कैन सी हाउ मच गैप इज देयर। ये खाई जो है, यू कैन सी, ये खाई पूरी नीचे तक स्प्लिट हो गया है।
the two cortices have been separated from each other. You can see my blade. Yes. है? तो अगर ये 1.5 मिलीमीटर का है तो 1.5 मिलीमीटर बढ़ गया है, तो 3.5 मिलीमीटर का अगर मैं इम्प्लांट लगाने वाला था, बहुत सारे जो नए बंदे हैं, नया काम जो कर रहे हैं शुरू, वो क्या करते हैं, 2 मिलीमीटर डायमीटर से ड्रिल करते हैं और डरे हुए से थोड़ा रहते हैं 3 mm डायमीटर का इम्प्लांट लगा देते हैं। ठीक, तो ये तो सबसे पतला इम्प्लांट है। अगर आप ठीक है ड्रिल 2 mm से ही करिए, उसको एक्सपेंड ही कर दीजिए, एटलीस्ट एक्सपेंड और कंडेंस। अगर आप 2 एक्सपेंडर और कंडेंसर से भी कर लो तो आपका डायमीटर क्या हो गया, वहाँ पे 3 हो गया। तीसरे से कर लो 3.4 हो गया। 3.4 होने के बाद आप 4.2 इम्प्लांट लगा सकते हो या 3.8 करके लगा दो। तो वो इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं 3.3 वाले को 4.4 या 4.5 तक कन्वर्ट कर दूँ इम्प्लांट डायमीटर को, तो माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि भाई इसका ओवरऑल सरफेस एरिया कितना है। 3.3 या 3 इंटू 10 mm डायमीटर इम्प्लांट का सरफेस एरिया 4 इंटू 10 के मुकाबले कितना कम है। जैसा कि मैंने बताया था कि डायमीटर जब कैलकुलेट करते हैं, सॉरी सरफेस एरिया जब कैलकुलेट करते हैं और डायमीटर की टर्म्स में करें रेडियस की, तो वो πr³ के हिसाब से बढ़ता है और लेंथ उतना नहीं बढ़ाती है उसको। पोस्टीरियर रीजन में जहाँ की हमारा बोन रिजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो चुका हो, वहाँ पे भी हाइट हमको 5 मिलीमीटर मिल जाती है, बहुत बार 4 मिलीमीटर मिल जाती है। अगर 5 मिलीमीटर और विड्थ वहाँ कितनी होती है मैंडिबल पोस्टीरियर में, 10 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक रिज के बीच में ढेर सारा स्पेस रहता है। तो अगर वहाँ हम 6 मिलीमीटर डायमीटर का और 4 मिलीमीटर लंबा इम्प्लांट लगा दें, तो मेरा क्वेश्चन है कि 6 इंटू 4 जो वहाँ लगाए पोस्टीरियर रीजन में, 6 मिलीमीटर डाया, 4 mm लेंथ, और फिर आपने दूसरा इम्प्लांट 4 इंटू 10 और 3 इंटू 10, इनके ओवरऑल सरफेस एरिया में कितना अंतर है। जबकि आप ये सिंपल इस टाइप की टेक्निक्स और थोड़ा टाइम और पेशेंस के साथ अगर लगाएं तो ईजिली यू कैन चेंज द बोन बेड टू रिसीव ए रिलेटिवली लार्जर डायमीटर इम्प्लांट। जैसे ही मैं ऑस्टियोटॉम वो लौट के वहीं आ जा रहा है, ठीक है, लेकिन काफ़ी है अभी। You can see how much bone expansion has happened. Even if the bone gets ruptured at some places, if I leave it attached as such, what will happen with time? Healing will happen. Nothing else will happen. वो healing होना ही है। You can see I have placed 2 implants of 4 mm diameter subcrestally, and you can imagine that how much width has been increased. What is the best way of increasing the bone width? What is the best way of augmenting the bone? Is it by placing any dam material, may it be autogenous even, may it be allogenous, may it be alloplastic, may it be genoplastic, right? If you place graft outside on the outside surface of the bone, then there will be a mess. There will be always a mess, because how you will contain it, whether the bone formed is of good quality or not, how much bone fill you will get, these are all the questions. तो बेस्ट तरीका क्या है?
आप हड्डी को के दो हिस्सों को थोड़ा दूर दूर किए, बीच में खाई बन गई, उस खाई में ब्लड आया, ब्लड ने हड्डी बनाया। ब्लड हड्डी बनाता है, ये बात डेंटिस्ट से ज़्यादा अच्छे से कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम दांत उखाड़ते हैं, सॉकेट बनता है, ब्लीडिंग होती है, वहाँ हड्डी बनती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, अनलेस कि वहाँ ड्राई सॉकेट बन जाए। तो ऐसे ही दूसरा तरीका इस टाइप का क्या है, ये जो बोन स्प्लिट है, ये तो फास्ट वे ऑफ क्रिएटिंग खाई इनसाइड द बोन है। मतलब एक जो ट्रेंच हमने क्रिएट किया है बोन के बीच में, वो फास्ट वे है। इसका स्लो वे क्या था? एक स्लो वे भी हो सकता है। क्या स्लो वे है? डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस क्या है? वो स्लो है। आप दो हिस्सों में बोन को डिवाइड कर रहे हो और वो दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, तो बीच का जो खाली स्पेस धीरे 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 बन रहा है, वहाँ पे हड्डी बन रही है। दैट्स इट। और ये एक ज़्यादा बायोलॉजिकल तरीका है, कम खर्चीला तरीका है, आउटकम बेहतरीन है। तो डेंटिस्ट नीड टू अप्लाई देयर माइंड। इवन यहाँ जो ये मैंने 4-4 mm डायमीटर के इम्प्लांट लगा के छोड़ दिए थे थोड़ी देर के लिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इवन यहाँ जो मैंने 4 mm का लगाया इम्प्लांट, उसके बाद भी लग रहा है कि इसमें मैं थोड़ा और मोटा इम्प्लांट लगा सकता था। 4 mm आई एम रिमूविंग। इन प्लेस ऑफ दिस 4 mm इम्प्लांट, what I can do, this 4 mm implant, in place of that I can place 5 mm implant. So die is important for me. 5 mm implant. See, the gap between the bone has increased further. This procedure I have shown on this model, had it been the human bone, it would have been better done, because bone is relatively more elastic, तो उस पर और बेहतर तरीके से किया जा सकता है इसको। आप देख सकते हैं। अब हम इनको इम्प्लांट्स को थोड़ा सा सबमर्ज कर सकते हैं। यू कैन सी दिस इम्प्लांट इज सबमर्ज बाय 2 mm, बोथ द इम्प्लांट्स। इवन बोन इन इम्प्लांट्स के शोल्डर के ऊपर भी बनेगी। जब इसको मैंने सब क्रेस्टली प्लेस कर दिया है, सब क्रेस्टली प्लेस कर दिया है, देयर विल बी वन बीम ऑफ बोन इन दिस ट्रेंच। आर यू गेटिंग मी? इस खाई के अंदर एक बोन का नया खंबा बनेगा, राइट? इवन ये जो इम्प्लांट लगाए हैं हमने, इनके शोल्डर्स पे भी नई बोन बनेगी। नहीं बनेगी? बनेगी, ठीक है। इनके ऊपर बोन बनेगी यहाँ पे, ठीक। And this whole of the bone will make a structure, and this structure will enhance the structural durability of this prosthesis as a whole. Are you getting me? That's it. Thank you.